हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग का जो सेशन चल रहा है बेहतरीन ढंग से चल रहा है। तो आज की सेशन को हम लोग और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं उन पर जो है कि चर्चा कर लेते हैं। तो उन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज आप लोग के लिए कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ। तो थोड़ा सा उन पर भी चर्चा हो जाए कि आप लोग को पता होगा कि 24 नवंबर 2023 को नई वैकेंसी एसएससी जीडी की आ चुकी है। ठीक है, तो उसकी तैयारी अब हम लोगों को जोर शोर से करना है। तो उसकी तैयारी जो है कि जोर शोर से कैसे करना है, सिलेबस क्या है, तो ये हम लोग जो है कि वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं, आप लोग के बीच रख दिया जा चुका है। ठीक है, तो जाके देख लीजिए सिलेबस क्या होता है। आज हम क्या बताने वाले हैं कि जो सिलेबस में हिंदी आती है, हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन पर वार्ता करेंगे। तो चलिए टाइम को जो है कि देखते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है कि आज की क्लास काल वाली स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 76 शिफ्ट हुए थे प्रीवियस ईयर में, 76 शिफ्ट प्रीवियस ईयर में हुए थे। 76 शिफ्ट का एनालिसिस है ये। 76 शिफ्ट का एनालिसिस है कि हिंदी से कितने टॉपिक्स से कितने कितने क्वेश्चन नियर अबाउट पूछे गए थे। तो उन टॉपिक्स को जान लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या थे। और बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। और हम जो है कि इन सारे टॉपिक्स को आप लोग के बीच रखेंगे और प्रैक्टिस के साथ आप लोग के बीच रखा जाएगा। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है। ठीक है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है और जो है कि ट्रस्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला बिंदु क्या रहता है। पहला बिंदु है पर्यायवाची। पर्यायवाची पर्यायवाची से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो एक या दो आए थे। ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, उन्हीं के अनुसार तैयारी करना है। एक दो टॉपिक या दो चार टॉपिक जो है एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम में यदि किसी सब्जेक्ट का नाम ले लिया जा रहा है तो आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का, कह सकते हैं कि जज्बा रखना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है कि टॉपिक दे दिया है तो कहीं से भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि सीमित पढ़ाई करके आप जाइए। ठीक है, तो चलिए पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन आए थे, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। पर्यायवाची का पीडीएफ आपके सामने रखा जाएगा और जो है कि प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, पर्यायवाची के अलावा विलोम शब्द, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आए थे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से कितने आए थे, दो या तीन। ये टॉपिक्स जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। वर्तनी शब्द, ये क्रिटिकल टॉपिक है, ये बहुत ही नाजुक टॉपिक है। क्यों, सिंपल भी है हार्ड भी है। सिंपल भी है हार्ड भी है। हार्ड इसलिए कि जब गलती हो जाता है तब हमें पता चलता है, और सिंपल इसलिए कि हमें जब शब्दों को लिखना आता है। ठीक है, युग्म शब्द, ये थोड़े से हार्ड में गिनी जाएगी। युग्म शब्द का मतलब क्या होता है कि दो दो शब्द समान तरीके से रहते हैं और उनके अर्थों को पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, इसका भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद संज्ञा से लेकर अव्यय तक, संज्ञा से लेकर अव्यय तक, देखिए संज्ञा से लेकर अव्यय तक मैक्सिमम 8 बिंदु रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके बाद अव्यय में आ जाते हैं 4 भेद अविकारी शब्द के, यानी 4 4 8 बिंदुओं में से केवल पूछा गया है तो एक या दो क्वेश्चन। शायद इस बार इससे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से 2 या 3 क्वेश्चन,
ये भी जो है कि बढ़िया बिंदु है, इसको भी थोड़ा कंसंट्रेट के साथ हम लोग को याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तब समझ में आता है कि कितना बढ़िया और कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। वाक्य त्रुटि, वाक्य त्रुटि जो है ग्रामर पर डिपेंड करती है ना। वाक्य त्रुटि जो है आपको ग्रामर के हिसाब से ही शुद्ध अशुद्ध आप कर पाओगे जब रूल रेगुलेशन आपको पता रहेगा। ये भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको नियम यदि पता है तो आप पहचान लोगे कि कौन सा शब्द किसके बाद आता है, और कारक दे देगा, काल दे देगा, ऐसे ही मतलब इसमें देकर अशुद्धियां पूछ सकता है, और ऑप्शन आपके पास 4 ही रहेंगे और पूछ देगा कि कौन सा त्रुटि है। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भी वही है, सिंपल है। ठीक है, इसमें भरना रहेगा, और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो 2 या 3। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि लेंदी है, इसमें भी रूल चाहिए। रूल यदि आपको पता है तभी आप बता पाओगे कि यहाँ पर किस प्रकार से रूल लगने वाला है, कौन से नियम लगेंगे कि वाक्य शुद्ध होगा, या कौन सा नियम जो है इसको अशुद्ध कर रहा है ना। तो वाक्य शुद्धि को भी हम लोग पढ़ेंगे। वाच्य, वाच्य भी बहुत सिंपल है, वाच्य भी बहुत सिंपल है, इसको बल्कि हम एक ही वीडियो में पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे। और रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द जैसे हम रेखा लगा दिए ना, अंडरलाइन लगा दिए, वैसे ही देकर शब्दों को, वाक्यों को पूछ देता है, पूछ देता है कि बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये वाक्य जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसे दे दे के पूछेगा। और जो है कि इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो है कि सबसे जो बड़ा है ये गद्यांश होता है, एक गद्यांश रहेगा जिनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका भी जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो अलग से रहेगा, थ्योरी अलग चलेगी, प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो अलग रहेगा। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन लाए जाएंगे हिंदी से प्रैक्टिस के लिए, पूरी हिंदी रहेगी, पूरे बिंदु रहेंगे उसमें, पूरे बिंदुओं से क्वेश्चन डाला जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बस कुछ नहीं करना है, आपको कंसंट्रेट के हिसाब से तैयारी करना है, और जो है कि सारे बिंदुओं को नंबर वाइज पढ़ना है। ठीक है, और इन्हीं बिंदुओं पर अब चर्चाएं होंगी, काल जैसे ही खत्म हो जाएगा इन्हीं में से किसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो टॉपिक्स हैं हिंदी सिलेबस के, ठीक है, इसको जो है अपने अनुसार लिख लीजिएगा, और एक एक करके आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, और जो है कि प्रैक्टिस से जहाँ कहीं भी से आपको मिल रहा है, हम दें चाहे और कोई दे, आप करते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग का जो काल का चल रहा था, चलिए उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाता है। 20 क्वेश्चंस रहते हैं हिंदी के, जिसमें से 40 नंबर के रहेंगे। अब आपको जो है कि देखना है कि आप कितना सही कर पाते हो। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो है कि कम समय में अच्छा नंबर देती है, कम समय में अच्छा नंबर, टाइम भी बचाएगी और नंबर भी बढ़िया देती है। प्राथमिकता रहे कि जो है हिंदी के सारे क्वेश्चन आप सही करके आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बिंदु को। हम लोग का चल रहा था काल, काल काल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि काल के कितने भेद होते हैं, और एक भेद पर भी वार्ता कर चुके हैं, भूतकाल। भूतकाल की भी परिभाषा हो चुकी है, उसके भेदों की ओर हम लोग चल रहे थे, है ना। तो काल में जो भूतकाल चल रहा था, भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद हम लोग पढ़ चुके हैं, आप कहेंगे 6। 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में कितने भेद पढ़ चुके हैं, तो अब तक जो है कि हम लोग 3 भेद पढ़ चुके हैं। कितने भेद, 3 भेद पढ़ चुके हैं। आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइएगा कि कौन सा काल है। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं सामान्य भूतकाल,
सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। इसके बाद है हम लोग पढ़े थे आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। इसके बाद पढ़े थे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कल का जो वीडियो है, कल का जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा और काल आपके लिए आसान भी हो जाएगा, काल आपके लिए आसान भी हो जाएगा। 3 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। तीनों भेदों में से चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जैसे बच्चा, बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, बच्चा सो गया, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? 3 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है आपके पास। बच्चा सो गया, इसमें कौन सा काल? अब आप पहचान देखेंगे और वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे कि बच्चा सो गया, कब सोया है पता नहीं, निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। और पहचान के अनुसार देखेंगे तो वाक्य के अंत में दीर्घ आ आया है, तो ये किस काल की पहचान होती है? तो आप कहेंगे कि ये तो पहचान सामान्य भूतकाल की होती है। तो यानी इस काल में, इस काल में, इस वाक्य में कौन सा काल है? उत्तर मिला कि नहीं? इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। बताइए आसान है कि नहीं? केवल और केवल वाक्य को देखकर बता सकते हैं। यदि हम इसी में है जोड़ दें, बच्चा सो गया है, ठीक है, तो कौन सा काल रहेगा? तो कहेंगे तब आसन्न भूतकाल, तब आसन्न भूतकाल। यदि हम इसी में था जोड़ दें, बच्चा सो गया था, तब हो जाएगा हमारा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। बताइए एक वाक्य से तीनों कालों की पहचान की जा सकती है कि नहीं? की जा सकती है कि नहीं? आसान है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ आसान है। तो चलिए अब नेक्स्ट भेदों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट भेद हम लोग का रहेगा पूर्ण भूतकाल के बाद अपूर्ण भूतकाल। क्या रहेगा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण जो पूरा न हुआ हो, जो पूरा न हुआ हो, अपूर्ण का मतलब यही होता है। लेकिन भूतकाल शब्द जोड़ा गया है, भूतकाल शब्द यानी वाक्य तो बीते समय में ही हुआ होगा, बीते समय में ही हुआ होगा, लेकिन उसके साथ भी कार्य का समापन का बोध नहीं हुआ होगा, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। कैसे इसकी परिभाषा को आप बताएंगे? परिभाषा कैसे पहचानेंगे? परिभाषा को कैसे समझेंगे? कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते समय में, कार्य बीते समय में जो है कि हुआ होता है, हुआ होता है, लेकिन कार्य के समापन, कार्य के समापन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, कार्य के समापन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं, लिख लेते हैं परिभाषा को, ठीक है। कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में, क्रिया का जिस रूप से, जिस रूप से बीते समय में, बीते समय में, बीते समय में होने का बोध हो,
होने का बोध हो, लेकिन 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 कार्य के कार्य के कार्य के समापन यानी समाप्ति, समापन की जानकारी प्राप्त न हो, की जानकारी प्राप्त न हो, की जानकारी प्राप्त न हो। ठीक है, की जानकारी प्राप्त न हो। क्रिया का जिस रूप से बीते समय में होने का बोध हो लेकिन कार्य का समापन की जानकारी प्राप्त न हो, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ऐसे भी कह सकते हैं कि भूतकाल में जो क्रिया या जो कार्य जारी रहते हैं उसे ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, है ना। जो भूतकाल में कार्य जारी रहते हैं उसे ही अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। चलिए इसकी पहचान को देख लेते हैं फटाफट। पहचान 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 ठीक है, पहचान क्या होती है इसकी? तो पहचान होती है रहा, रही, रहे के साथ, रहा, रही, रहे के साथ, था, थी, थे। रहा, रही, रहे के साथ यदि था, थी, थे लगा रहता है तो ऐसे वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं भैया। उदाहरण को देख लिया जाता है। ठीक है, जैसे में हम लोग पिछले जो 3 भेद थे उनके उदाहरण को ही लेकर चलेंगे। जैसे मोहन बाजार गया था, मोहन बाजार गया था, आ के साथ था थी लग गया, गया था बीत चुका है बहुत समय पहले, वो पूर्ण भूतकाल में जाएगा। यदि जब उसी वाक्य को हम इस प्रकार से लिख दें कि मोहन बाजार जा रहा था, मोहन बाजार जा रहा था। अब बताइए मोहन बाजार जा रहा था, क्या यहाँ पर जो है कि कार्य के समापन का जो है कह सकते हैं कि बोध हो पा रहा है? क्या कार्य के समाप्ति होने की जानकारी हमको मिल रही है? क्या कहेंगे नहीं। हम अपनी आंखों से देखे कि मोहन बाजार जा रहा था, अब पहुंचा है कि नहीं, कहाँ रह गया, क्या कर रहा है, इसका बोध हमको नहीं है ना। यानी कार्य जारी है, जब हम देखे थे तो जा रहा था। यानी बीते समय में कार्य जहां पर जारी रहने का बोध कराता है वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। वहां पर कौन सा काल? अपूर्ण भूतकाल होता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि सीता गाना गा रही थी, सीता गाना गा रही थी, सीता गाना गा रही थी। मोहिनी नाच रही थी, मोहिनी नाच रही थी, मोहिनी नाच रही थी। सीता गाना गा रही थी, मोहिनी नाच रही थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। पिताजी बाजार जा रहे थे, पिताजी बाजार जा रहे थे। बताइए क्या अपूर्ण भूतकाल समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काल की ओर।
नेक्स्ट काल की ओर। नेक्स्ट काल हम लोग का होने वाला है संदिग्ध भूतकाल। इसको लिख लीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ पहले समझ लीजिए। संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही रहता है संशय, संदेह, ठीक है। संशय या संदेह, यानी इसमें संशय बना रहता है, संदेह बना रहता है कि काम हुआ था कि नहीं, काम हुआ होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, है ना। तो जिस वाक्य में आपको संदेह दिख जाए वहां पर कौन सा काल? संदिग्ध भूतकाल होगा। परिभाषा क्या होगी इसकी? तो लिख लीजिएगा परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य के, कार्य के होने का संदेह या संशय बना रहता है, संशय बना रहता है, बना रहता है, संशय बना रहता है, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। उसे संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। चलिए इसकी पहचान को देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या कहती है? इसकी पहचान, संशय बना है ना भाई, संशय बना है, तो कैसे पहचानेंगे इसके वाक्य को? तो पहचान बस आप एक नजर खोपड़ी में सेट कर लीजिए, फिर देखिए संदिग्ध हो चाहे हेतु हेतु मद हो, चाहे संभाव्य हो चाहे अपूर्ण हो चाहे पूर्ण हो, सबकी पहचान कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहचान क्या होती है इसकी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई और ए के साथ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और ए के साथ यदि वाक्य में होगा, होगी, होंगे, होंगे, लगा रहे, ठीक है। यदि दीर्घ आ, दीर्घ ई और ए के साथ होगा, होगी, होंगे लगा रहे, तो ऐसे वाक्य में संदिग्ध भूतकाल होता है। ऐसे वाक्यों में कौन सा? संदिग्ध भूतकाल होता है। चलिए देख लेते हैं इसके उदाहरण को। इसके उदाहरण को, इसके उदाहरण में जैसे आ जाएंगे, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं भैया? वाक्य जैसे मोहन, मोहन बाजार, मोहन बाजार गया होगा। बताइए इस वाक्य में संशय या संदेह बना है कि नहीं? इस वाक्य में संशय या संदेह बन रहा है कि नहीं? काम जो है पूरा हो रहा है, कंप्लीट है, निश्चित है, दिख रहा है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के निश्चित होने का संदेह या कार्य के संशय या संदेह या निश्चित न होने का बोध हो, वहां पर कह सकते हैं कि संदिग्ध भूतकाल होता है। मोहन बाजार गया होगा, ये यहां पर क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मोहन बाजार गया है कि नहीं गया है। तो जहां पर संशय बना रहे वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे एक और वाक्य लिख लीजिए,
मोहिनी मोहिनी पत्र लिखी होगी। मोहिनी पत्र लिखी होगी। बच्चे फुटबॉल 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 खेले होंगे। बच्चे फुटबॉल खेले होंगे, है ना। बच्चे फुटबॉल खेले होंगे। जैसे में जैसे में एक और वाक्य लिख लीजिएगा कि बच्चा आया होगा। बच्चा आया होगा। आया होगा। बच्चा आया होगा। ठीक है। सोनू ने गाना गाया होगा। सोनू ने गाना गाया होगा। ऐसे वाक्यों में आपको संदेह दिख रहा है कि नहीं? संदेह यदि दिख रहा है तो कौन सा काल होगा? आप ही लोग बताइए। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि समझ में आ रहा हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट भूतकाल के भेद को समाप्त करते हैं। ठीक है। लास्ट भूतकाल का भेद होता है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल में कैसे वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो हेतु हेतु मद भूतकाल में शर्त लगा रहता है। शर्त, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के अनुसार रहता है या डिपेंडेंट रहता है कि यदि आप करते तो वो ऐसा हो जाता है, यदि आप नहीं करते तो ऐसे हो जाते। ठीक है। तो जहां पर आपको दिख जाए शर्त, ठीक है, वहां पर आपके जो है हेतु हेतु मद भूतकाल होंगे। ठीक है। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार फिर उसके बाद उदाहरण और पहचान को देखते हैं। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से जिस रूप से वाक्य में वाक्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य एक वाक्य एक वाक्य दूसरे वाक्य के अनुसार एक वाक्य दूसरे वाक्य के अनुसार कार्य करे कार्य करे वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। चलिए जैसे में इसमें यह भी रहता है कि एक वाक्य कुछ कर रहा था, करना कुछ चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य हो न सका, तो ऐसे वाक्य भी हेतु हेतु मद भूतकाल में आते हैं। चलिए बल्कि दूसरी परिभाषा भी लिख लेते हैं। दूसरी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे कि जब एक क्रिया के होने या न होने पर, जब एक क्रिया के होने
या न होने पर, न होने पर, ठीक है, न होने पर, न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो। दूसरी क्रिया का होना या ना होना, दूसरी क्रिया का होना या ना होना पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो वहां पर निर्भर करता है, तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, पॉइंट ये लिखिएगा कि किसी कारणवश, या ऐसे भी लिख लीजिएगा, इस वाक्य में, इसके वाक्य में, सिंपल भाषा में लिख लीजिए, इसके वाक्य में कारण शर्त, कारण या शर्त देखने को मिलता है, कारण या शर्त देखने को मिलता है। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं सीधे एग्जाम्पल्स को, ठीक है। यदि यदि राम पढ़ता तो, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, पास हो जाता, हो जाता, ठीक है। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, इस वाक्य में देखिए ध्यान से, क्या आपको एक क्रिया के होने या न होने से दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है? तो ध्यान से देखिएगा, यदि राम पढ़ता तो क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी राम ने पढ़ा नहीं, इसीलिए बेचारा क्या हो गया, फेल हो गया है। इस वाक्य में हमको यही तो दिख रहा है कि राम फेल हो चुका है, यदि वो पढ़ता तो पास हो जाता। यानी जहां पर आपको शर्त दिख जाए, शर्त दिख जाए, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। जैसे में एक और उदाहरण लिख लीजिए कि यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती, वर्षा होती तो तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती, यानी फसल खराब हो चुकी है, भूतकाल में जा रहा है कि नहीं, शर्त लग रहा है कि नहीं। यदि आप यदि आप मेहनत करते तो सफल हो जाते, सफल हो जाते, ठीक है। बताइए वाक्य समझ में आ रहा है कि नहीं, काल समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि काल और आपके कह सकते हैं कि इसके उदाहरण आपको समझ में आ गया हो, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम को देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन आप
समाप्त किया जाता है। और जो है कि आप ही बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है।